गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना का अध्ययन कर रहे थे और आपको बताया था कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। मुर्शिद कुली खां के पश्चात बंगाल में सुजाउद्दीन, सरफराज खां और अलीवर्दी खां शासक बने। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दोहिता सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के समय में नवाब और अंग्रेज़ों के संबंध निरंतर खराब होते चले गए। इनके मध्य संघर्ष के कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे, जिनमें प्रमुख है राजनीतिक कारण। 1756 में सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही उसके कुछ महत्वपूर्ण विरोधी थे जो निरंतर उसका विरोध कर रहे थे। इन विरोधियों में प्रमुख थे सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, दीवान राजवल्लभ, शौकतगंज और मीर जाफर। ये विरोधी नवाब को उसके पद से हटाने के लिए निरंतर षड्यंत्र रच रहे थे। अंग्रेज और नवाब के मध्य संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधा प्रदान की थी। इसमें इन्हें दस्तक नामक परिपत्र जारी किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इस दस्तक का प्रयोग कर चुंगी अदा करने से बच जाती थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक नामक परिपत्र का दुरुपयोग करने लगे। वो अपनी निजी व्यापार के लिए भी इस परिपत्र का प्रयोग करने लगे। साथ ही दस्तक नामक परिपत्र को भारतीय व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेच देते थे। फलस्वरूप बंगाल के नवाब को इससे आर्थिक हानि हुई। उसे किसी भी प्रकार की कर राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। बंगाल के नवाब ने इस दस्तक नामक परिपत्र के दुरुपयोग का विरोध किया और अंग्रेज़ों को हिदायत दी कि वो दस्तक नामक परिपत्र का दुरुपयोग नहीं करें। अगला महत्वपूर्ण कारण था नवाब की सत्ता की अवहेलना। अंग्रेज निरंतर बंगाल के नवाब की सत्ता की अवहेलना कर रहे थे। इसके अलावा नवाब के राज्याभिषेक के समय में भी उन्होंने किसी भी तरह के सम्मान को प्रदर्शित नहीं किया, ना सम्मान प्रदर्शित किया और ना ही किसी तरह की नवाब को भेंट अदा की। उसके राज्याभिषेक के समय अंग्रेज जानबूझकर अनुपस्थित रहे। इस अशिष्ट व्यवहार से सिराजुद्दौला के सम्मान को ठेस पहुंची और वो उनसे नाराज हो गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों के प्रति नवाब का संदेह निरंतर बढ़ता रहा। वह अंग्रेज़ों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। उनकी व्यापारिक गतिविधियां संदेहास्पद थी और नवाब ने अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियों को, उनकी कार्यवाहियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे अंग्रेज उसके शत्रु। इसके अलावा अंग्रेज और नवाब के मध्य संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण कारण था कि नवाब का यह आरोप था कि अंग्रेज उसके शत्रुओं को निरंतर संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, अर्थात
अंग्रेज़ों की कलकत्ता बस्ती नवाब के शत्रुओं की आश्रय स्थली बनी हुई थी। नवाब के जो विरोधी थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें संरक्षण दिया हुआ था और नवाब को ये पूरा विश्वास था कि उसके शत्रु अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष के। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था कलकत्ता की किलेबंदी। अंग्रेज़ अपनी कलकत्ता की बस्ती या फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। बंगाल के नवाब ने इस किलेबंदी का विरोध किया और कहा कि आप बंगाल में व्यापार करने आए हैं और व्यापार तक अपनी गतिविधियों को सीमित रखें। लेकिन अंग्रेज़ों ने नवाब के आदेश की अवहेलना की। न केवल वो अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने लगे, बल्कि अपने सैनिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ाने लगे। बंगाल के नवाब ने इसका विरोध किया और इसके पश्चात 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की कासिम बाजार की फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। नवाब पर यह आरोप लगाया जाता है कि दुर्ग में उपस्थित अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया और कहा जाता है कि एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज़ बंदियों को बंद कर दिया गया और सुबह तक 123 अंग्रेज़ मर गए और केवल 23 व्यक्ति उनमें से जीवित रहे। इसे इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पुनः अधिकार कर लिया। क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया और नवाब को संधि करने के लिए बाध्य किया। नौ फरवरी 1757 में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हो गई, जिसे इतिहास में अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी जो निम्न प्रकार हैं। पहला कि मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को जो व्यापारिक सुविधाएं और विशेषाधिकार दिए थे, उन्हें नवाब ने मान्यता प्रदान कर दी। दूसरा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूर्व की भांति कंपनी को दस्तक का प्रयोग करने का अधिकार मिल गया या नवाब ने इस अधिकार को मान लिया। तीसरा, जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था 1756 में, वे फैक्ट्रीज पुनः कंपनी को लौटा दी गई और साथ ही कंपनी की संपत्ति और अंग्रेज़ों को जो हानि हुई, नवाब ने उसकी क्षतिपूर्ति का वचन दिया। एक और महत्वपूर्ण शर्त थी कि कंपनी को कलकत्ता में अब अपनी इच्छा के अनुसार किलेबंदी करने की छूट मिल गई। साथ ही कंपनी को अपने निजी सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी सफलता थी।
साथ ही इन सुविधाओं के बदले कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। ये अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के लिए ये संधि अपमानजनक थी। लॉर्ड क्लाइव ने इस संधि के द्वारा कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए और इस संधि के द्वारा क्लाइव ने फ्रांसीसी और नवाब, क्योंकि फ्रांसीसी भी बंगाल में मौजूद थे, तो इस संधि के द्वारा क्लाइव ने फ्रांसीसियों और नवाब के संभावित गठबंधन को भी रोक दिया, जिससे बंगाल में अब कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई। अलीनगर की संधि पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन दोनों शक्तियों के मध्य पुनः संघर्ष होना अवश्यंभावी था और दोनों ही अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गए, जिसकी परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।